राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे छायावाद पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे की परीक्षाओं में जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो छायावाद के महत्वपूर्ण तथ्य हम लेकर आए हैं एक छोटी सी वीडियो में। हमने अपना नोट्स यहाँ लगाया हुआ है और छायावाद के संबंध में जो परीक्षा से संबंधित तथ्य हैं उन्हें हम आज देखेंगे, उन्हें हम जानेंगे और तैयार करेंगे। चलिए तो बिना किसी देर के चलते हैं सीधे सीधे तथ्यों की ओर। देखिए, आपको सही दिखाई दे रहा होगा। पहला है सही दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। पहला तथ्य है, ये एक बार हमने एक क्लास में आपको बताया था, जीवन संग्राम की भाषा है। जीवन संग्राम की भाषा कौन सी भाषा? गद्य। निराला ने गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कहा है। ये हमने एक बार बताया था और बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने पेपर उठाकर देखोगे तो ये बार बार पूछा गया है कि गद्य जीवन संग्राम की भाषा किसने कहा है। तो ये किसने कहा है? निराला ने। और हमने इसे याद करने के लिए आपको ट्रिक भी बताई थी कि निराला के जीवन में संग्राम ही संग्राम रहा था, दुख ही दुख रहे थे, परेशानियां ही परेशानियां रही थी, इसलिए उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, गद्य जीवन संग्राम की भाषा। ठीक है, जीवन संग्राम की भाषा किसने कहा है? निराला ने। चलिए अब दूसरा देखते हैं। यह इन्वर्टेड कॉमा में लिखो इसे। यह विलक्षण बात है कि हिंदी गद्य की शुरुआत नाटकों के माध्यम से हुई। यह कथन शुक्ल जी का है। ठीक है, ये विलक्षण बात है। पुराने पेपर उठाकर देखोगे तो इन तथ्यों की भरमार रही है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यह विलक्षण बात है कि गद्य की जो शुरुआत हुई है, ठीक है, ऐसे सीधे प्रश्न भी आ सकता है कि शुक्ल जी ने गद्य की शुरुआत किस विधा से मानी है। तो शुक्ल जी ने गद्य की शुरुआत नाटक विधा से मानी है और कहा गया है नाटकेश काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयः। काव्यों में नाटक श्रेष्ठ है। तो ये विलक्षण बात है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयः। काव्यों में नाटक रमणीय है, नाटकों में शकुंतला नाटक, और शकुंतला नाटक में चौथा अंक, चौथे अंक में 4 श्लोक। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तो हिंदी गद्य की शुरुआत नाटकों से हुई है। नाटक क्यों रमणीय माने जाते हैं, क्यों श्रेष्ठ माने जाते हैं? क्योंकि काव्य में, गद्य में, अन्य विधाओं में सिर्फ एक इंद्रिय काम करती है, इसमें सभी इंद्रियां काम करती हैं, चक्षु इंद्रिय भी और श्रवण इंद्रिय भी। इसलिए ठीक है, तो यह विलक्षण बात है कि हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य की शुरुआत नाटकों के माध्यम से हुई। किसने कहा है? शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल जी। अगला है बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, तीसरा देखो, पत्रकारिता का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। पत्रकारिता का आरंभ कब से हुआ? 19वीं शताब्दी। पूछा जाए 18वीं 19वीं, तो सबसे 1826, तो ये 19वीं शताब्दी में आएगा। 1800 से 1900 तक का काल 19वीं शताब्दी में होता है। ठीक है, और 1900 से 2000 तक का काल कहाँ होगा? 20वीं शताब्दी में। और 2000 से आगे का तो वो इस तरह से 19वीं शताब्दी में पत्रकारिता का विकास हुआ है। ठीक है, जॉन गिलक्राइस्ट भाषा विभाग के निदेशक थे। कहाँ? फोर्ट विलियम कॉलेज में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में की गई और वहाँ पर जॉन गिलक्राइस्ट क्या थे? भाषा विभाग के निदेशक थे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला है, रीतकाल की कविता द्विवेदी युग की चुनौती है। ठीक है, एक प्रश्न ये आता है कि द्विवेदी युग की चुनौती कौन सी कविता है? तो रीतकाल की जो कविता है वो द्विवेदी युग की चुनौती है। द्विवेदी युग ने रीतकाल की कविता को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। अर्थात रीतकाल में काहे की कविता थी? रीतकाल में सामंती कविता थी, रीतकाल में श्रृंगार पर आधारित कविता थी, और द्विवेदी युग उसके विरोधी थे अधिकांशतः। द्विवेदी जी ने इन चीज़ों का ज़्यादा विरोध किया था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो द्विवेदी जी ने उस काव्य के विरोध में एक नया काव्य रूप खड़ा किया था। ठीक है, तो ये रीतकाल की कविता द्विवेदी युग की चुनौती बनी। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, पूछा जाए तो आप तैयार रखेंगे। अगला है पत्नीवाद के प्रवर्तक। हिंदी में पत्नीवाद के प्रवर्तक, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। ये देखो,
गोपाल प्रसाद व्यास। गोपाल प्रसाद व्यास को हिंदी में पत्नीवाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, गोपाल प्रसाद व्यास को हिंदी में पत्नीवाद का प्रवर्तक माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, बहुत सारे बात पढ़े होंगे आपने, पत्नीवाद नहीं पढ़ा होगा तो पत्नीवाद जान लो। पत्नीवाद के प्रवर्तक कौन है? गोपाल प्रसाद व्यास। ठीक है, गोपाल प्रसाद व्यास। अब याद कैसे करोगे? तो भाई गोपाल गाय को पालन करने वाले श्री कृष्ण और पत्नियां कितनी थी? 16,108। तो भाई पत्नीवाद के प्रवर्तक तो हो ही गए। चलो ऐसे याद रखना है बस, बाकी और कुछ नहीं। आगे है हमारो उत्तम भारत देश। ये पंक्ति बार बार पूछी जाती है, किसकी है? हमारो उत्तम भारत देश। तो हमारो उत्तम भारत देश किसकी है? राधाचरण गोस्वामी की ये पंक्ति है, कविता है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। हमारो उत्तम भारत देश। हमारो उत्तम भारत देश किनकी पंक्ति है? किनकी है? राधाचरण गोस्वामी की। अगला है नीलांबर परिधान। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। ठीक है, नीलांबर परिधान के आने से कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी काय के प्रति? जयशंकर प्रसाद के प्रति। लेकिन ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति नहीं है, ये है मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी, तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है क्या? नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। ठीक है, नीलांबर नीला अंबर, परिधान वस्त्र, हरित पट पर हरे पट पर सुंदर है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। किनकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। भारत भारती अपने जमाने की सबसे लोकप्रिय कृति है, रामचरितमानस से भी अधिक। इसे आधुनिक गीता कहा जाता है। ठीक है, भारत भारती, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है 1912। अब देखो, अपने समय की सबसे लोकप्रिय कृति है, रचना है। जब भारत भारती का प्रकाशन हुआ तब ये रामचरितमानस से भी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, लेकिन अपने समय में ये रामचरितमानस से भी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो भारत भारती सबसे लोकप्रिय रचना है। इसे आधुनिक गीता कहा जाता है। ये भी हमने आपको बता दिया था एक क्लास में कि ये आधुनिक गीता है। तो आधुनिक गीता है। चलो अगला देखते हैं 10वां। इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता का आरोप किस युग पर लगा? इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता। इतिवृत्तात्मकता, ठीक है, और उपदेशात्मकता का आरोप किस युग पर लगा? ये तो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इतिवृत्तात्मकता कौन से युग की विशेषता है? तो द्विवेदी युग की। और उपदेशात्मकता, ये उपदेश द्विवेदी जी ने उपदेश भी दिए हैं। ठीक है, तो ये उपदेशात्मकता और इतिवृत्तात्मकता दोनों विशेषताएं द्विवेदी युग की हैं। अर्थात द्विवेदी युग पर एक तरह से ये आरोप है कि ये कमियां थी। और ये भी कहा जाता है कि द्विवेदी युग के इतिवृत्तात्मकता के फलस्वरूप ही छायावाद का जन्म हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? द्विवेदी युग की कमियां रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चलो अगला देखते हैं। छायावाद आधुनिक हिंदी का भक्ति काव्य कहा जाता है। छायावाद क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का भक्ति काव्य। भक्ति काव्य तो वैसे अलग है, लेकिन आधुनिक हिंदी का भक्ति काव्य पूछा जाएगा तो आप छायावाद को कहेंगे। ठीक है, छायावाद आधुनिक हिंदी कविता का भक्ति काव्य है। अगला है अपने आरंभिक काल में छायावाद को हिंदी आलोचकों के कोप का शिकार होना पड़ा। तो ये तो आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो अच्छे से जान जाओ। शुरुआत जब छायावाद की हुई तो शुरुआत में छायावाद का विरोध हुआ। आलोचकों ने छायावाद का बहुत विरोध किया। तो कोप का शिकार का मतलब है क्रोध का शिकार होना पड़ा। ठीक है, तो अस्वीकार किया गया था, फिर बाद में स्वीकार किया गया। 13वां तथ्य, आलोचना के शिखर पुरुष। यदि पूछा जाए आलोचना के शिखर पुरुष कौन है तो आप बता देंगे आचार्य शुक्ल जी हैं। तो आज आलोचना के शिखर पुरुष शुक्ल जी ने इसे उक्त वैचित्र्यवाद छायावाद को क्या कहा है? उक्त वैचित्र्यवाद, रहस्यवाद, अनुकरण मूलक, आरंभ में ही अस्तित्व के लिए संघर्ष। इसे आरंभ में ही अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा था छायावाद को। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। शुक्ल जी ने छायावाद को क्या कहा है, बार बार पूछा जाता है। अगला देखो, अंतिम तथ्य है ये। देखिए क्या है? आचार्य नंद किशोर वाजपेयी। ये देखो, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ये है।
अपने गुरु, इनके गुरु कौन थे? शुक्ल जी। एक तो प्रश्न यही बनता है कि नंद दुलारे वाजपेयी के गुरु का नाम क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल। ठीक, से पहली टकराहट छायावाद को लेकर हुई, मतलब गुरु और शिष्य में पहली टकराहट कहाँ हुई? छायावाद को लेकर। ध्यान रखेंगे, ये टकराहट वाली बातें हम एक दिन आपको बताएंगे। गुरु और शिष्य की टकराहट, या हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य शुक्ल जी में टकराहट कहाँ कहाँ हुई है, तो उनकी टकराहट भी हम आपको बताएंगे। ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के गुरु थे शुक्ल जी, और शुक्ल जी से वो पहली बार टकराए छायावाद को लेकर, और उनकी स्थापनाओं को छायावाद के संदर्भ में निरस्त कर दिया। शुक्ल जी ने जो छायावाद के संदर्भ में स्थापनाएं दी कि छायावाद क्या है, उसका विरोध किया और उसे निरस्त कर दिया। ये बहुत बड़ा काम है, अपने गुरु के विरोध में जाकर और उनकी मान्यताओं को निरस्त करना। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इस बात को आप नोट रखेंगे कि नंद दुलारे वाजपेयी की टकराहट किस तथ्य को लेकर थी, तो छायावाद को लेकर थी। इसीलिए नंद दुलारे वाजपेयी को छायावाद का प्रबल समर्थक और शुक्ल जी को छायावाद का विरोधी कहा जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हुए आज की एक छोटी सी क्लास में। मिलते हैं फिर से, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे।